सर एक बड़ी स्टार्टिंग में आपने किताब में लिखा है कि भाई जो डोमिनेंट कास्ट जो है कंट्री की वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट हो गई है, जिसकी वजह से मेजोरिटेरियनिज्म जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है और एक हेट हो रहा है। पर जो डोमिनेंट कास्ट है वो तो बीजेपी उनके अगेंस्ट ऑलरेडी है। उनको तो आजकल न्यू नॉर्मल और न्यू मुस्लिम कहते हैं। तो वो ये किस तरीके का कॉन्ट्रडिक्शन आप देख रहे हैं? जैसे मैं आपको बताऊं तो हरियाणा में जाट्स जो है जो डोमिनेंट कास्ट है, या गुजरात में पटेल जो है, या महाराष्ट्र में मराठा जो है, तो उन सब के तो बीजेपी खुद खिलाफ है। फिर आप उसको किस तरीके से जस्टिफाई करते हैं कि डोमिनेंट कास्ट जो है उसकी वजह से मेजोरिटेरियनिज्म बढ़ रहा है और वो उसकी वजह से मुस्लिम की कट्टरता ये हो रहा है? नहीं, मैं इस तरीके से उसको नहीं देख रहा हूँ। पहली बात हम्म। रही जहाँ तक मैं बीजेपी को समझता हूँ, हम्म। बीजेपी का कोशिश है उस सारे हिंदू कम्युनिटी को इकट्ठा करने का। तो कभी-कभी कहीं पर कोई एक पर्टिकुलर ग्रुप उनके पॉलिटिक्स के साथ राजी नहीं होता है तो उसके खिलाफ हो जाता है। जैसा गुजरात में पटेल कम्युनिटी, हार्दिक पटेल था, उसने कुछ मूवमेंट किया, उसके खिलाफ में हो गया, कुछ दिन के लिए वहाँ पे चले गए। जैसा अभी कुछ कम्युनिटी जो रिजर्वेशन चाहते हैं महाराष्ट्र में, उन लोग भी कुछ वहाँ पे प्रोटेस्ट वगैरह किए थे। जैसा उत्तर प्रदेश में यादव कम्युनिटी ज़्यादातर समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन बीजेपी का तो कोशिश रहता है कि सारे हिंदू कास्ट कम्युनिटीज को इकट्ठा करने के लिए। ये कोशिश तो बीजेपी का रहता है। कहीं पे कामयाब होता है, कहीं पे नहीं कामयाब होता है, वो दूसरी बात है। इकट्ठा करने की पर्पज क्या होता है सर उनका इकट्ठा करने का? वेल, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे हिंदुओं को इकट्ठा करना एक उनका सोच है। तो इसलिए उन लोग इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। तो क्योंकि ये सीधी सी बात है, नई बात नहीं है। बीजेपी बनने के बहुत पहले से हिंदू राइट की ये थिंकिंग थी 1920 से, कि जब इंडिया एक डेमोक्रेसी होगा तो हमारा पॉपुलेशन 80% है, सारे 80% हमारे साथ तो आ गए तो अब बाकी सारों की कोई ज़रूरत नहीं है, हो गया। तो इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि हिंदू सोसाइटी कास्ट पे डिवाइडेड है, तो उसमें मसला हो जाता है। कभी इस कास्ट का उस कास्ट के साथ मसला होता है, उस बात का। तो ये बहुत सारा प्रॉब्लम करता है। कभी कभी राइवल कास्ट होते हैं, हर जगह पे होते हैं, हर स्टेट्स में होते हैं। जैसा आपने हरियाणा में नाम बताया, एक कास्ट दूसरे कास्ट के साथ नहीं होता है। तो ये सारा बात है। मेरा जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा अलग है इससे। मेरा कहना ये है कि इंडिया का जो सारा मसला होता है उसको हिंदू मुस्लिम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और अभी ये बताया जा रहा है कि, और ये सोच है कि हिंदू लोग और मुस्लिम लोग जो एक सब इस्तेमाल किया जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। सोसाइटी हमारा पोलराइज्ड है, हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है, वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहता हूँ कि इसको हिंदू मुसलमान के तरीके से जब आप देखेंगे तो सही हकीकत क्या है वो बात आपको समझ नहीं सकेंगे। हकीकत के लिए, क्योंकि हिंदू सोसाइटी को समझने के लिए आपको कास्ट को समझना जरूरी है। तो दो चीज हमको देखना समझना बहुत जरूरी। एक है कंजर्वेटिज्म, हिंदू कंजर्वेटिज्म, और दूसरा होता है हिंदू मेजोरिटेरियनिज्म। ये दो अलग अलग चीज है। एक आदमी कंजर्वेटिव हो सकता है, उसका वैल्यू सिस्टम हो सकता है, वो कोई मुसलमान के साथ खाना नहीं खाएगा, या उसके साथ उसके लड़की का शादी करना नहीं चाहेगा, या उसका अपना कस्टम्स ट्रेडिशंस को बचाएगा। वो कंजर्वेटिव हिंदू होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका लिंचिंग कर देगा, या उसको मारेगा पीटेगा, या उसके साथ एक ही सोसाइटी में नहीं रहेगा। ऐसा नहीं होता है। तो कुछ लोग कंजर्वेटिव होते हैं, ऐसा मुसलमान भी बहुत कंजर्वेटिव होते हैं कि वो। तो मेरा ये कहना है कि जो हिंदुस्तान में जो सेकुलर पॉलिटिक्स का जो अभी इतना बुरा हालत हुआ है, उसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। मैं पहले तो ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान कभी सेकुलर नहीं था। ये हमारा सोसाइटी जो था वो काफी रिलीजियस सोसाइटी है। 98% आदमी हमारे सोसाइटी में रिलीजन पे बिलीव करते हैं, और अपना एक बहुत ही डीपली रिलीजियस आइडेंटिटी पे विश्वास करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एक रिलीजन का आदमी दूसरे रिलीजन के साथ इकट्ठा नहीं रह सकता सोसाइटी, कि उसके लिए उसको हर त्योहार में झगड़ा होना चाहिए, पुलिस आना चाहिए, माहौल खराब होना चाहिए। वह नहीं होना चाहिए। या हर जुम्मे की नमाज में कुछ गड़बड़ होना चाहिए, या ईद में गड़बड़ होना चाहिए, या दशहरे में गड़बड़ होना चाहिए, या होली में होना चाहिए। जो माहौल अभी बन गया है हिंदुस्तान में बहुत जगह पर, हमको ये खबर बार बार आता है कि यहाँ पे चला गया, वहाँ पे पत्थरमारी हो गई, वहाँ पे बुलडोजर जस्टिस हो गया, इतने लोगों को यहाँ पे अरेस्ट हो गया, वगैरह वगैरह। तो सोसाइटी रिलीजियस, मल्टी रिलीजियस रहने के बावजूद भी पीसफुल रह सकता है। ओके। और हमारा ये इसका जो मिसाल हम अपने
जो अभी का इतिहास है हम्म, 1940s 50s 60s 70s 80s में हम लोग देखे हैं हम्म, कि लोग सोसाइटीज में रहते हैं और किसी का ये त्यौहार होता है वो त्यौहार होता है तो लोग मानते हैं रहते हैं। लेकिन अभी हम लोग ये देखते हैं जो तानाशाही है वो ज़्यादा बढ़ गया है, जिसको इन लोग पोलराइजेशन पॉलिटिक्स कहते हैं, और ये एक कॉन्शियस एफर्ट्स के हिसाब से हुआ है। हम्म, सोसाइटी में ये तब्दीली आया है। हम्म, और ये नहीं कि हमारा सोसाइटी कभी रिलीजन पे विश्वास नहीं करता, हमारा सोसाइटी हर वक्त रिलीजन में विश्वास किया जाता था। नेहरू जी भी जब हमारा सरकार बना था वहाँ पे पूजा पाठ वैसे ही किए थे जैसा मोदी साहब किए थे, हम्म, है ना। आप वो एक एंडरसन साहब है, उनका किताब है इंडियन आइडियोलॉजी, उसमें जब पढ़ेंगे वो उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन दिए हैं कि इंडिया का सेकुलर स्टेट बना है लेकिन नेहरू जी इतना पूजा पाठ करके उसको बनाए हैं। तो बात होता है कि हमारा रिलीजन के ऊपर में लोगों का इतिहास और रिलीजन के खिलाफ में स्टेट हमारा कभी नहीं था। ओके। Okay? जैसे तो, सर तो मैं थोड़ा इसको समझा दूं, समझाना जरूरी है। तो मेरा ये कहना है कि हिंदू सोसाइटी को समझने के लिए हिंदू सोसाइटी का जो डोमिनेंट कास्ट है उसको समझना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि हिंदू सोसाइटी का जो डोमिनेंट कास्ट है वो बेसिकली बाकी सारे कास्ट के लोगों का बिहेवियर को कंट्रोल करता है। तो जो जो थोड़ा बहुत हमारे अंदर में टॉलरेंस था, ये सेक्युलरिज्म था, जिस तरीके से भी आप उसको डिस्कस करें, उसका सबसे बड़ा ये वजह था कि डोमिनेंट कास्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया था। अभी डोमिनेंट कास्ट उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। मेरी कल मुलाकात हुई अभी, हमारी एक बहुत बड़ी प्रोफेसर है अमृता बासु, उनका एक किताब है वायोलेंट कंजेक्चर्स इन डेमोक्रेटिक इंडिया करके, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पब्लिश हुआ है। तो मैं कल उनको बता रहा था ये बात, कल इंडियन सेंटर में उनसे मुलाकात हुई थी मेरी। तो उस किताब में उन्होंने रिसर्च करके ये लिखा है कि वो 4 स्टेट को स्टडी किए हैं, गुजरात को स्टडी किए हैं, उत्तर प्रदेश को स्टडी किए हैं, हरियाणा को स्टडी किए हैं, राजस्थान को स्टडी किए हैं और हिमाचल प्रदेश, ऐसे 4-5 स्टेट को उन्होंने स्टडी किया है। और उन्होंने वहाँ पे ये डेमोन्स्ट्रेट किया है, दिखाया है कि जहाँ पर अपर कास्ट बीजेपी के साथ फुल सपोर्ट दिया है वहाँ पर एंटी मुस्लिम वायलेंस बढ़ गया है। अच्छा। हाँ, ये चीज़ उन्होंने लिखा है, अमृता बासु है उनका नाम। तो मैं एक सोशल साइंटिस्ट के हैसियत से सारा रिसर्च को देख के ही मैं बोलता हूँ। तो मेरा ये कहना है कि डोमिनेंट कास्ट को इसलिए समझना पड़ेगा आपको, जब डोमिनेंट कास्ट सेकुलरिज्म को या टॉलरेंस को एक्सेप्ट कर लेता है तो सोसाइटी में जो नॉर्मल सी था वो नॉर्मल सी फिर आ जाएगा। जब डोमिनेंट कास्ट इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, कोई दूसरा नजराना से देखता है, तो यहाँ पर जो तब्दीली आई है ये तब्दीली और भी बुरा हो सकता है, ये मेरा कहना है। ओके। तो इसको हिंदू मुस्लिम हर हिंदू इसमें नहीं रहता है, क्योंकि आप जब एनालिसिस करेंगे एम्पिरिकली, जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो हिंदुइज्म से अलग है। हिंदुत्व आइडियोलॉजी जो है वो तो सावरकर साहब ने बनाया, वो एक पॉलिटिकल प्रोजेक्ट है। हिंदुइज्म तो एक बहुत बड़ा धर्म है। जब मैं उड़ीसा से आता हूँ, हम लोग के वहाँ मुसलमान 2% से कम है। मेरा बचपन से पढ़ाई से सब तक मेरा कोई क्लासमेट मुसलमान नहीं था, मेरे सारे दोस्त हिंदू थे। तो मैं इस तरीके से समाज से आकर मैं कभी, मुझे जब कोई पूछेगा कि हिंदू लोगों के साथ आप नहीं रह सकते, तो मुझे ये मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद ही, मेरे सारे अच्छे दोस्त जो हैं बचपन से सारे मेरे हिंदू भाई हैं। अभी भी मेरे कोई सबसे अच्छे दोस्त जो है, मैं जामिया में पढ़ाने के लिए यहाँ में जब आया तो तब मुझे मेरे सेलफोन में मुसलमान का नाम आया। उसके पहले से मेरे सेलफोन में कभी आप कोई मुसलमान का नाम ही नहीं देखते थे। तो मेरे सारा और हर कास्ट के दोस्त थे। ठीक है, तो मैं एक मिसाल पे देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि सोसाइटी में प्रेजुडिसेस नहीं थे। सोसाइटी में प्रेजुडिसेस थे, कंजर्वेटिव की वजह थे वगैरह वगैरह। हमारे बचपन के टाइम में तो हम लोग बीजेपी का नाम ही नहीं सुने थे, तब तो थी नहीं वगैरह। तो मैं एक छोटा सा मिसाल देता हूँ, बड़ा मज़ेदार मिसाल है। तो जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो हमको संस्कृत और हिंदी के अंदर में चॉइस लेना पड़ता था कुछ लैंग्वेज को पढ़ने के लिए। तो मेरे फादर ने मुझे बोले कि आप संस्कृत लो, क्योंकि संस्कृत हमारे सिविलाइजेशन का लैंग्वेज है, और इसको जब अभी तुम नहीं सीखोगे फिर कभी सीखोगे नहीं। हिंदी तो हम लोग मुस्लिम फैमिली में हम लोग उर्दू में बात करते हैं, तो हिंदी तो हमको थोड़ा बहुत पता ही रहता है, उसकी सीखने की कोई ज़रूरी नहीं हो, तो दिक्कत नहीं होगा। तो संस्कृत में मैं मेरे सारे दोस्तों से, क्लासमेट्स में मैं सबसे अच्छा ज़्यादा नंबर लाता था। तो मेरे जो पंडित जी थे जो हमको संस्कृत पढ़ाते थे, वो थोड़ा इसमें उनको थोड़ा अजीब सा लगा कि मुसलमान बच्चा कैसे संस्कृत में इतना अच्छा नंबर लेके आ रहा है। तो एक बार मैं 10वीं क्लास में जब था, मेरा फाइनल एग्जाम चल रहा था, उसी के आसपास में मैं गया मेरे मैथ टीचर के साथ मिलने के लिए। तो वहाँ पे हमारे पंडित जी भी बैठे थे। तो हमारे मैथ टीचर उनको पूछे
कि मुझे दूसरे सारे पेपर्स में कैसे अपना तैयारी कर रहा है वगैरह, कैसा परफॉर्म कर रहा है। दे वर एक्सपेक्टिंग कि मैं बहुत अच्छा नंबर लेके आऊँगा क्योंकि 10th स्टैंडर्ड आई वाज अ टॉपर इन द स्कूल। तो इसलिए वो सोचते थे। तो मेरे पंडित जी बोले कि यार संस्कृत में तो वो बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं तो ताजुब इसलिए हूँ कि मुसलमान बच्चा संस्कृत में कैसे इतना अच्छा कर सकता है, जबकि मेरे साथ वाले जो ब्राह्मण बच्चे थे उन सबों से मेरा संस्कृत अच्छा था। तो कहते कहते उन्होंने ये कह बैठा कि मे बी ही वॉज ए ब्राह्मण इन हिज प्रीवियस बर्थ कि वो उसके पहले जन्म में कहीं ब्राह्मण होगा, तो इसके लिए ये संस्कृत इतना अच्छा कहता है। तो मतलब ये होता है संस्कृत में इतना अच्छा नंबर ला रहा है। तो ये इसका मतलब ये मैं कहना चाहता हूँ, इससे मैं बहुत सारे तजुर्बे बताऊंगा। ऑब्वियसली या मैं जब 6th स्टैंडर्ड में गया स्कूल में, तो हम हॉस्टल में गए। मैं स्कॉलरशिप आया था, मुझे हॉस्टल में रखा गया। पहली रात का मैं तजुर्बा बताता हूँ। मेरे हॉस्टल का रूम था, उस रूम में दो मेरा एक दूसरा बच्चा, नया बच्चा आया था और मैं था। तो नया बच्चा जो था वो हिंदू बच्चा था। तो हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 10-11 साल के बच्चे थे, 11-12 साल ऐसे उम्र होगा। हम लोग लाइट ऑन करके रात में सोए कमरे में। तो मैंने देखा वो बच्चा सो नहीं रहा है। मैं जैसा उठ के बैठ जाता हूँ, मस्कीटो था, मच्छर लगते थे, तो मस्कीटो नेट के अंदर में थे हम लोग, तो मैं बैठता हूँ तो वो भी बैठ जाता है। मैं जब बाथरूम गया, वो उठ के बैठा रहता है, मैं बाथरूम से आया तो वो फिर मैं चीज़ नोटिस किया कि रात भर वो सोआ नहीं। तो उसके बाद में कुछ दिन चले गए तो हमारी अच्छी दोस्ती हो गई उनके साथ। वो हमारे घर जाना ना किए। तो एक दिन बातों बातों में उन्होंने पूछा, मैं बोले कि पहले रात में तो ऐसा ऐसा हो रहा था, तुमने तो सो नहीं रहा था। तो उसने भी बोला एक बार, बोले कि फर्स्ट नाइट तो मैं तेरे उस कमरे में सो नहीं पाया। मैं बोला क्यों नहीं सो पाया? कि हमने सुना है मुसलमान लोग इस तरीके से वायलेंस करते हैं, मारा मारी करते हैं, तो मैंने डर गया कि तू मुझे मार नहीं देगा रात में, गला काटेगा बंदा है। तो इसका आरएसएस वगैरह से कोई ताल्लुकात नहीं है, है ना। ये प्रेजुडिस सोसाइटी में हमारा है, एक कॉन्शियसनेस एक सोसाइटी में है। जैसे मुसलमानों का गैर मुसलमानों के साथ, गैर मुसलमानों के साथ, इस कास्ट के साथ, उस कास्ट के साथ। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो समानता का मुद्दा है। क्योंकि जो अंग्रेजी में कहने से होगा, द फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इज हाउ वी डील विद इक्वालिटी। देयर इज एन इशू ऑफ इक्वालिटी बिटवीन कास्ट्स, बिटवीन रिलीजन एंड बिटवीन जेंडर। ये 3 चीज को लेके हमारा इंडिया स्ट्रगल कर रहा है। हमारा संविधान पहला संविधान है जो कि कोशिश किया है इन तीनों चीज को डील करने के लिए, लाने के लिए। अब उसमें कुछ देर तक कुछ जगह पर सक्सेस हुआ है, कहीं पर फेलियर हुआ है। तो हिंदू मुसलमान का प्रॉब्लम भी इक्वालिटी का प्रॉब्लम है। ओके।